हिंदी और अनुवाद विषयक श्रृंखला के अंतर्गत आपका अभिवादन है। हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी के 8 दशक, राजभाषा हिंदी और अनुवाद। वास्तव में किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए 8 दशक की अवधि यानी 80 वर्ष की अवधि एक बड़ी अवधि होती है। साहित्य चिंतन में तो महाकवि प्रसाद ने यह बात अपने नाटक में एक पात्र से बुलवाई भी है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। कि सबसे बड़ी विडंबना है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक पुष्प मुरझाना शुरू कर देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम राजभाषा के विकास की संपूर्ण यात्रा को देखें, यदि हम 8 दशक की अवधि की संपूर्णता को देखें, तो निश्चित रूप से यह थोड़ा चिंता और चिंतन का विषय तो है कि अभी भी हम अपने 100% कार्यों का निष्पादन हर अनुशासन में हिंदी के कार्यान्वयन का लक्ष्य इसको पूरा नहीं कर पाए। यह ठीक है कि हमारा इतिहास इस प्रकार का रहा कि कभी राजकाज की भाषा शासकीय व्यवस्था के कारण पर्शियन या फारसी रही और कभी राजकाज, शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि, शासन प्रशासन आदि की भाषा अंग्रेजी रही। किंतु उस इतिहास की दुहाई हम कब तक देते रहेंगे? विचारणीय यह है कि यदि 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और 49 में 14 सितंबर सन 1949 को हमने हिंदी को केंद्र सरकार की संघ की राजभाषा घोषित कर दिया, किंतु मानसिकता को बदलने में जो अंग्रेजी दा मानसिकता थी, एक लंबा सुदीर्घ जीवन, शासन प्रशासन आदि का अनुभव था, वह अंग्रेजी की मानसिकता का बना गया। समस्या यह हुई कि हम आज़ादी के बाद भी अपनी शिक्षा पद्धति में, शासन प्रशासन में अनिवार्यतः हिंदी कार्यान्वयन को लागू नहीं कर सके। अब कठिनाई यह है कि अंग्रेजी हमें विरासत में मिली आज़ादी के बाद, यह ठीक है, किंतु क्या उस विरासत को हम अभी तक 8 दशक के बाद भी ढोते रहेंगे? हमारे युवाओं के मनोमस्तिष्क में, हमारे बच्चों के, विद्यार्थियों के, शोधार्थियों के मनोमस्तिष्क में यह बात आनी चाहिए कि किसी भी देश की, स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा होती है। भाषा को संस्कृति की वाहिका भी कहा जाता है। अब अगर भाषा ही नहीं बचेगी तो हमारी संस्कृति पर भी खतरा मंडराएगा। इसीलिए जब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि राजभाषा हिंदी के प्रावधान अगर लगभग 8 दशक के प्रावधान हैं और अभी भी हमें इस बात पर गंभीरता से
विचार करना पड़ रहा है कि देश को सुचारू रूप से शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था को, शिक्षा दीक्षा को, शिक्षण प्रशिक्षण को हम अभी भी पूर्णतः अपनी भाषा में यानी हिंदी में या देश की अन्य भाषाओं में नहीं ला पाए। तो यह एक चिंता का विषय है। मित्रों, इस क्षेत्र में सरकार ने, व्यवस्था ने, हिंदी सेवी संस्थाओं ने, अनुवाद सेवी संस्थाओं ने और अनेक अनुशासनों में कार्यरत समर्पित अधिकारियों कर्मचारियों ने, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, मास मीडिया का, सूचना प्रौद्योगिकी का, चाहे वो शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण आदि का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इन सब में हमने प्रचुर मात्रा में प्रगति की है। हिंदी कार्यान्वयन की संभावनाओं को उद्घाटित भी किया है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि हम अभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए जिस पर हमें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। हमारे देश के युवाओं के मनोमस्तिष्क में, यहाँ के नागरिकों के मनोमस्तिष्क में व्यवस्था और शिक्षा पद्धति से एक इस प्रकार की धारणा घर कर गई कि अंग्रेजी से ही विकास संभव है, प्रगति या प्रोन्नति संभव है, रोजगार अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। लेकिन हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि इस देश की संस्कृति में, इस देश की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की भाषाओं का संस्कार विद्यमान है। इसलिए किसी मजदूर को, किसी निरक्षर को, किसी कृषि समुदाय के व्यक्ति को या और हाथ के लघु उद्योगों के कार्य से जुड़े हुए कारीगरों को अंग्रेजी के माध्यम से निपुण करना, सक्षम या दक्ष बनाना, यह संभव नहीं है। इसीलिए राजभाषा का कार्यान्वयन विधिवत हो, भले ही मौलिक रूप से हो या अनूदित रूप से हो, इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए जो संवैधानिक प्रावधान है, यदि उन पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि वैधानिक व्यवस्था भी राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के प्रवर्तन पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई, मान्यता दी गई और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी संबंधी अनेक प्रावधान इस रूप में किए गए कि देश के नागरिक, देश के सुशिक्षित जन हिंदी को आत्मसात करें, हिंदी में काम करें और धीरे धीरे हम अंग्रेजी की बैसाखियों पर चलने का ये जो अभ्यास है, इससे मुक्त हो जाएं। इसलिए अनुच्छेद 343 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिंदी होगी, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। वह हिंदी की देवनागरी के रूप में घोषित की गई। देवनागरी की विशेषता यह है कि वो दुनिया की समस्त लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि वह फोनेटिक है। जैसा
उस लिपि में लिखे हुए को पढ़ा या बोला जाता है, वैसा ही लिखा भी जाता है। इसलिए अगर लिखित हिंदी की बात आएगी तो वह देवनागरी लिपि में होगी। वर्ष 1952 से लेकर 1961 तक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आदेश भी समय समय पर निकलते रहे। अनुच्छेद 344 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 1956 में एक राजभाषा आयोग का गठन भी किया। यानी 344 में इस गठन की संस्तुति थी और 1956 में जाकर यह राजभाषा आयोग गठित भी हुआ राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, जो राजभाषा के प्रगामी प्रयोगों के विषय में सिफारिश कर सकेगा। 30 सदस्यों की इस राजभाषा आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसमें 30 सदस्यों का एक समूह, एक संसदीय समिति, इसके प्रावधान किए गए और आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए इन 30 सदस्यों के नामांकन के बाद देश के राष्ट्रपति के समक्ष उस आयोग ने अपनी संस्तुतियां, अपनी सिफारिशें या अपनी राय प्रस्तुत की। इसके आधार पर वर्ष 1960 में हिंदी के विकास और प्रगामी प्रयोगों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए। इसके बाद सघन रूप से राजभाषा के प्रयोग के बारे में कार्रवाई की जाने लगी और उस कार्रवाई में भी श्रीवृद्धि होती चली गई। ये जो हिंदी के विकास और प्रगामी प्रयोगों की परिकल्पना थी, वह पहले देश में यानी भारत के अंदर सभी राज्यों में यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो, वैधानिक मुद्दे हों, तो उनमें हिंदी की अनिवार्यता होनी चाहिए। इसीलिए द्विभाषिकता के प्रावधान किए गए कि जहाँ जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में हिंदी की बोधगम्यता उतनी नहीं है, जो शासन प्रशासन शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से सहज प्रतीत हो, तो तब तक हम अंग्रेजी का सहारा ले लें जब तक हम हिंदी में कार्य करने की स्थिति में ना आ जाएं, आत्मनिर्भर ना हो जाएं, हमारा मनोबल और आत्मविश्वास न बन जाए, तब तक हम अंग्रेजी की सहायता लेते रहें। लेकिन धीरे धीरे इस बीच में हमें हिंदी का ज्ञान अर्जित करना है, हिंदी में शिक्षित होना है, प्रशिक्षित होना है और इसके प्रावधान भी वह शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, इन्होंने समय समय पर अनेक प्रकार से सहायक सामग्री, कार्यान्वयन के लिए उपयोगी साधन और उपकरण, इनको निर्मित करने का काम भी किया। अधिकारियों कर्मचारियों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। हम जब हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं तो उसके मूल में भी यही प्रेरणा रही है। तो 1960 में हिंदी के विकास और प्रगामी प्रयोगों के लिए बहुत सारे निर्देश जारी किए गए और फिर सघन रूप से राजभाषा के प्रयोग के बारे में कार्रवाई भी की जाने लगी। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बना और 1967 में इस अधिनियम में अपेक्षा अनुसार या अधिकारियों कर्मचारियों
की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए 1967 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। यानी 63 में अधिनियम बना और 1967 में उसमें कुछ संशोधन किए गए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघीय कार्यों के लिए द्विभाषिक स्थिति अपनाई गई। यानी यदि मूल कार्य का निष्पादन अंग्रेजी में है, जिसका अभ्यास लंबे समय से भारत के अधिकारियों कर्मचारियों को है, पुरानी सारी विरासत में मिली हुई फाइलें अंग्रेजी में हैं, पत्र प्रारूप, टिप्पण प्रारूपण, आवेदन प्रतिवेदन, ये सब, तो उस अंग्रेजी की विरासत का मान सम्मान भी करते हुए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि धीरे धीरे हमें द्विभाषिकता की सहायता लेकर, यानी अंग्रेजी को सह राजभाषा मानते हुए हिंदी के कार्य को या हिंदी कार्यान्वयन को मौलिक रूप से या अनूदित रूप से द्विभाषिकता के आधार पर अनुवाद करते हुए हमें उसे विकसित करना है, आत्मसात करना है और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए कुछ कार्यों के लिए द्विभाषिकता का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। विशेष रूप से धारा 3 और 3 के अनुपालन में यह ज़रूरी मान लिया गया। किंतु इसके साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में उन सभी प्रयोजनों के लिए चलते रहने की अनुमति भी दे दी गई जो संविधान लागू होने के पहले से चल रही थी। अब ये थोड़ा अंतर्विरोधी भी प्रतीत होता है। एक तरफ हम राजभाषा घोषित कर रहे हैं, एक तरफ हम संवैधानिक प्रावधान भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम संविधान लागू होने से पहले से चली आ रही उन सारी गतिविधियों को, उन सारे प्रयोजनों को जो अंग्रेजी की सरकारी कार्यपद्धति से जुड़े हुए थे, उनको यथावत चलने की अनुमति भी दे दी गई। इस तरह केंद्र सरकार में एक दीर्घकालिक द्विभाषिकता की व्यवस्था शुरू हुई और आज तक, यानी 8 दशक बीतने तक वो व्यवस्था चल रही है। और यह भी संभव नहीं हो पाया कि इन 8 दशकों में जैसे हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते चले आ रहे हैं, अगर अनुवाद उतना ही आवश्यक और अपेक्षित है, द्विभाषिकता की अनिवार्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना हम हिंदी में मूल रूप से प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करें और उसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रारंभ कर दें। तो दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित हुआ। इस संकल्प के अनुच्छेद 1 के अनुसार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, यानी राजभाषा विभाग जो है उसका सारा कार्य, यानी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व वो राजभाषा विभाग के पास है और वह गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अनुभाग है। हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम यह राजभाषा विभाग बनाएगा जिसमें केंद्रीय सरकार के, यानी केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के लिए एक वर्ष में हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसीलिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष उस वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर जो लक्ष्य गृह मंत्रालय निर्धारित करता है, सारे मंत्रालयों को, संघ के जुड़े हुए सभी कार्यालयों को उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है। तो राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 के तहत
देश को क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में वर्गीकृत कर दिया गया। इस वर्गीकरण का आधार यह था कि जहां पूरी तरह से हिंदी भाषा भाषी समुदाय के लोग हैं, जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में जहां हिंदी में कार्य करना, कार्यान्वयन करना तुलना में सहज, सरल और संभव है, उसे क क्षेत्र में रखा जाए। जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में वहां की भाषा और हिंदी दोनों में समान अधिकार के साथ कार्य करने की संभावनाएं हों, वहां उसे ख क्षेत्र में रखा जाए। और तीसरा क्षेत्र ग क्षेत्र है, जो हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र हैं, जहां हिंदी उस तरह से जैसे क और ख क्षेत्र में उसकी स्वीकृति है और प्रयोग बाहुल्य है, उसको उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को ग क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया जाए। अब तीनों क्षेत्रों में हिंदी कार्यान्वयन या उसको लागू करने की नीतियां, उनमें कुछ अंतर भी किया गया। उनकी वहाँ के उन क्षेत्रों में रहने वाले भाषा भाषी प्रयोक्ताओं की कठिनाइयों को, सीमाओं को, शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रावधान किए गए। तो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार एवं उसके उपक्रम में कार्यरत प्रशासनिक प्रमुखों का सुनिश्चित हुआ और इसमें प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का सहयोग अपेक्षित है, ऐसा व्यवस्था ने, सरकार ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह भी किया, अनुरोध भी किया। राजभाषा हिंदी और अनुवाद के अंतर संबंध पर जब हम विचार करते हैं तो देख सकते हैं कि भारत कई वर्षों तक परतंत्र रहा, स्वतंत्र नहीं था। आतताइयों ने, आक्रांताओं ने हम पर शासन किया। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया। मुगलों के समय यहाँ की प्रशासनिक भाषा विधिवत घोषित हुई फारसी यानी पर्शियन, और अंग्रेज़ों के समय यानी जब मुगल शासन कमज़ोर हो गया, समाप्त हो गया, अंग्रेज़ हम पर काबिज हो गए, तो उन्होंने शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शासन, प्रशासन आदि में सभी में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता कर दी। किंतु भारतीय जनमानस की भाषा कभी भी अंग्रेज़ी रही नहीं। कोई भारतीय आज भी 8 दशक के बाद भी, हालांकि अंग्रेज़ी का बोलबाला रहा, अंग्रेज़ी के प्रति एक इस तरह की धारणा बनाई गई कि जो अंग्रेज़ी जानता है, जो अंग्रेज़ी पढ़ लेता है, लिख लेता है, बोल लेता है, जिसकी अंग्रेज़ी में गति है, वही सुशिक्षित जाना जाता है। एक ऐसी भ्रामक धारणा जो हमारे भारतीय समाज के घरों में, यहाँ तक के जो निरक्षर नागरिक थे, उनके मनोमस्तिष्क में भी ये विचार इस तरह से डाल दिया गया। किंतु यह बात सच है कि किसी भारतीय को आज तक अंग्रेजी में सपना नहीं आया। यानी हमारे सपनों की भाषा, हमारी कार्य योजनाओं की भाषा, वह हमारी भाषा होती है। इसलिए भारत का किसान जब कृषि के लिए भारत भूमि पर उतरता है तो वह अंग्रेजी की मानसिकता से नहीं उतरता। कोई कारीगर, कोई हाथ के काम करने वाला निपुण व्यक्ति, वह भी अंग्रेजी में इन समस्त कार्यों का निष्पादन नहीं करता। इसी कारण आज़ादी से पूर्व भी प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता तो थी, किंतु आज़ादी के बाद जब प्रावधान संवैधानिक हो गए तो हमें द्विभाषिकता की शरण में जाना पड़ा और उच्चाधिकारी
और जनमानस के बीच संवाद स्थापित करने में अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मित्रों, राजभाषा के कार्यान्वयन में अनुवाद ने एक सहजता की स्थिति पैदा की। यदि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो वह अनुवाद के माध्यम से उस अंग्रेजी के मंतव्य को, उसके निहितार्थ को समझ सकता है और इसमें अनुवाद और अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।